Hello everyone, welcome to IDU-Tab. So today we'll be discussing the recollected questions of principles and practices of banking. So let's start with the questions. तो पहला क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर मेरी यूनिट जो मेरा एंटरप्राइज है वो एक एमएससी है और वो सिक्किम में लोकेटेड है और मैंने जो क्रेडिट फैसिलिटी ली है वो 40 लाख रुपीस की ली है, तो इस केस में सीजीटी एमएससी के अंदर मुझे कितना कवरेज का गारंटी मिलेगा। ठीक है, 50%, 75%, 80%, 85%। तो यहाँ पे अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगी जिससे आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे आंसर 80% है। 80% क्यों है? यहाँ पे कैटेगरी कौन सी है मेरी? एमएससी लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट रीजन इंक्लूडेड सिक्किम। तो हमारे क्वेश्चन में सिक्किम मेंशन्ड है और 40 लाख तक का लोन है। तो यहाँ पे अगर मेरा लोन 50 लाख तक का है तो 80% कवरेज मिलेगी अगर वो नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है। तो ये नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है यूनिट, तो यहाँ पे 80% गारंटी मिलेगी। ठीक है, गारंटीड क्रेडिट फैसिलिटी कितने की मिलेगी? 80% की। यही लोन अगर 50 लाख से ऊपर होता, यहाँ पे गारंटी कितनी मिल जाती? 75% तक का मेरा अमाउंट जो है वो कवर्ड रहता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम प्रीमियम लाइफ फॉर अटल पेंशन योजना? अगर मुझे अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन चाहिए तो मेरी प्रीमियम की लाइफ कितनी होगी? मुझे मिनिमम कितने साल कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा अटल पेंशन योजना में? 10 साल या उससे ज्यादा, 15 साल या उससे ज्यादा, 20 साल उससे ज्यादा, या 15 साल या उससे ज्यादा? तो यहाँ पे 20 साल या उससे ज्यादा, क्योंकि अगर आपको अटल पेंशन योजना के अंडर एनरोलमेंट करवानी है तो मिनिमम आपकी एज 18 साल हो सकती है और मैक्सिमम आपकी एज 40 साल तक हो सकती है। इतने में आप अटल पेंशन योजना के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर आप 60 साल तक होने तक कंट्रीब्यूट करते हो और जब आप 60 साल पूरे कर लेते हैं अपनी एज के, तो उसके बाद आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। तो अगर मैंने लेट से लेट 40 साल की उम्र में भी अटल पेंशन योजना में प्रीमियम देना शुरू किया तो मुझे 60 साल की उम्र तक तो प्रीमियम पर भरना पड़ेगा। तो मिनिमम 20 साल तक तो प्रीमियम भरना ही पड़ता है ना। तो यहाँ पे 20 ईयर्स और मोर इसका आंसर होगा। ठीक है, तो अगर मुझे अटल पेंशन योजना के तहत अपना एक अकाउंट खुलवाऊंगी मैं, ठीक है, तो मेरा जो ये ऑलरेडी सेविंग्स बैंक होगा उसे मैं लिंक करूंगी रजिस्टर्ड मोबाइल या आधार कार्ड के साथ। मेरी एज 18 टू 40 के बीच में होनी चाहिए और ऑब्वियसली मिनिमम मैं 20 साल तक कंट्रीब्यूट करूंगी अगर मैं 40 साल की एज में स्टार्ट करती हूँ कंट्रीब्यूट करना। तो इस हिसाब से मेरे को पेंशन मिलेगी 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 या फिर 5,000 की, डिपेंडिंग अपॉन के मैं कितना कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, कितने समय तक कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ऑब्टेनिंग लोन अगेंस्ट शेयर सर्टिफिकेट्स द चार्ज ऑन शेयर्स इज? अगर मेरे को लोन लेना है शेयर सर्टिफिकेट्स के अगेंस्ट तो चार्ज ऑन शेयर्स कैसा होगा? असाइनमेंट, राइट टू सेट ऑफ, प्लेज या फिर लियन? तो शेयर सर्टिफिकेट्स जो है मैं अपने बैंक के पास रखूंगी और उसके अगेंस्ट मेरे को लोन मिल जाएगा। तो पोजेशन किसके पास होगा? बैंक के पास होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे क्या होना चाहिए? प्लेज होना चाहिए। ठीक है, जहां पे मैंने अपना सामान जो है उसकी पोजेशन मैंने बैंक को दे दी और फिर मुझे लोन मिला है, तो यहाँ पे शेयर सर्टिफिकेट्स के अगेंस्ट मोस्टली प्लेज मिलता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फुल केवाईसी एक्सरसाइज विल बी रिक्वायर्ड टू बी डन एटलीस्ट डैश ईयर्स फॉर हाई रिस्क इंडिविजुअल? अगर आप एक हाई रिस्क इंडिविजुअल है तो आपका फुल केवाईसी हर 2 साल में होगा। ठीक है, अगर आप मीडियम रिस्क के पर्सन हैं, इंडिविजुअल या एंटिटी हैं, आपका 8 साल में केवाईसी होगा। अगर आप बहुत ही लो रिस्क इंडिविजुअल हैं तो आपका 10 साल में फुल केवाईसी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु कांट बी अ नॉमिनी ऑफ अ डिपॉजिट अकाउंट? अ सिंगल इंडिविजुअल, नॉन रिलेटिव, नॉन रेजिडेंट या फिर ट्रस्ट? तो यहाँ पे ट्रस्ट जो है ये नॉमिनी नहीं होगा। ओके, तो नॉमिनी इन अ बैंक अकाउंट मीनिंग एन इंडिविजुअल हु द होल्डर ऑफ द अकाउंट ट्रस्ट टू बी द नॉमिनी। ठीक है, नॉमिनी कौन होता है? एक ऐसा इंडिविजुअल जिसे आप ट्रस्ट करते हैं, वो आपका फैमिली का मेंबर भी हो सकता है फैमिली का मेंबर ना हो, आपको कोई दोस्त हो, आपका कोई फॉरेन में रहने वाला दोस्त हो। तो फिर यहाँ पे जो आपका नॉमिनी होगा वो कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है। ठीक है, लेकिन नॉमिनी और लीगल एयर में फर्क होता है। नॉमिनी सिर्फ एक तरीके से ट्रस्टी होता है उस पैसे का। जब लीगल एयर आपका सामने आता है तो लीगल एयर को पैसा मिलता है। ठीक है, नॉमिनी मेरा बैंक अकाउंट का कोई और होगा, मेरी वसीयत में जो मेरा लीगल एयर होगा अल्टीमेटली उसको सारा पैसा मिलेगा।
ठीक है, अ माइनर कैन ऑल्सो बी द नॉमिनी ऑफ एन अकाउंट बट द माइनर विल हैव टू बी डेजिग्नेटेड बाय अ गार्डियन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द राइट ऑफ अ नॉमिनी इन केस ऑफ टर्म डिपॉजिट दैट हैज नॉट मैच्योर्ड। व्हाट इज द राइट ऑफ अ नॉमिनी, एक नॉमिनी के क्या राइट्स होंगे ऐसे टर्म डिपॉजिट को लेके जो अभी मेच्योर नहीं हुआ है। मान लो कि मुझे किसी ने अपने अकाउंट का नॉमिनी बनाया था, टर्म डिपॉजिट का एफडी का नॉमिनी बनाया, और उस पर्सन की डेथ होगी और अभी उस एफडी को मेच्योर होने में 2 साल पड़े हैं, तो मेरे उस एफडी को लेके क्या राइट्स हैं, क्या मैं प्री मेच्योर पेमेंट करवा सकती हूँ उसकी, या मैं उस टर्म डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन ले सकती हूँ। तो मैं दोनों ही नहीं कर सकती हूँ, जब तक वो मेच्योर नहीं होता तब तक मैं उसे नहीं छेड़ सकती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ नॉमिनी हूँ, आई एम नॉट द लीगल हेयर। तो मैं उसकी प्री मेच्योर पेमेंट भी नहीं करवा सकती हूँ, उसके अगेंस्ट में डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन भी नहीं ले सकती हूँ, तो नाइदर वन नॉर टू। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉसिंग इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ये आपकी बुक में बहुत ही क्लियरली मेंशन है, जहां पे टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग लिखा हुआ है मैकमिलन की बुक में, वहां पे ये साफ साफ बताया गया है। जो अकाउंट पे क्रॉसिंग है, जो हम इतना आम यूज करते हैं, आप लोग बैंक्स में भी देखते हैं, ये आपके रिकॉग्नाइज नहीं है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर। ओके, तो जो आपका अकाउंट पे है, ये वाले टाइप का जो क्रॉसिंग है, जिसमें जिसका नाम लिखा है सिर्फ उसी पे ही को पेमेंट जाएगा, उसी के बैंक अकाउंट में जाएगा, ये आपका मेंशन नहीं है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग कैन ओपन अ रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट कौन ओपन कर सकता है? तो अगर मैं एनआरआई हूं और मैं इंडिया वापस आ गई हूं और मेरी जो भी फॉरेन की जायदाद है उसी में उसी फॉरेन करेंसी में ही इंडिया में रखना चाहती हूँ, तो मैं रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट खोलूंगी। तो जो एक रिटर्निंग एनआरआई है, जो एनआरआई था लेकिन अब इंडिया में आके सेटल हो गया है और वो सारी जायदाद भी इंडिया में लाना चाहता है, बट इन दैट सेम करेंसी जिसमें वो पहले से मेंटेन्ड है, तो वो रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट या फिर आरएफसी अकाउंट ओपन करेगा। ओके, अगला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज एडवाइज्ड द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स इंक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक्स के आरबीआई ने शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और जो रीजनल रूरल बैंक्स है उनको ये बोला है कि जो नो ड्यू सर्टिफिकेट मिलता है ना स्मॉल लोन्स पे, अगर वो इतने अमाउंट तक का है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का, तो उनसे ये सर्टिफिकेट मत मांगो। उनका जो सेल्फ डिक्लेरेशन है बोरोवर का, वही इनफ है कि अगर मैं एक स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हूं और अगर मेरा लोन 50,000 रुपए तक का है, तो फिर मुझे ये नो ड्यू सर्टिफिकेट देने की जरूरत ना पड़े, मैं सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन कर लूं। ठीक है, तो ये आरबीआई ने एडवाइस किया है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स को कि अगर मेरा लोन ही 40,000 का है, 45,000 का है, तो मुझसे सेल्फ डिक्लेरेशन ले ली जाए, मुझसे ये कोई सर्टिफिकेट की डिमांड ना की जाए। तो आंसर है बी, 50,000। लास्ट क्वेश्चन है, अ लोन ग्रांटेड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स, एक ऐसा लोन है जो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स के लिए है, और उन्हें एनपीए कब ट्रीट किया जाएगा? अगर उनका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कितने टाइम तक ओवरड्यू रहेगा, 1 क्रॉप सीजन तक, 2 क्रॉप सीजन तक, 3 क्रॉप सीजन तक, या फिर 4 क्रॉप सीजन। तो अगर मैंने शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स के लिए लोन लिया है और अगर मैं 2 क्रॉप सीजन तक प्रिंसिपल या इंटरेस्ट अमाउंट नहीं चुका पाती हूँ 2 क्रॉप सीजन तक, तो फिर उसे एनपीए में कन्वर्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि ये शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स है। अगर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप होती तो एक ही अगर क्रॉप सीजन तक मैं पेमेंट नहीं करती हूँ प्रिंसिपल या इंटरेस्ट ही, तो उसे फिर एनपीए माना जाता है। तो ये हमारा आज का सेशन था। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।